हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आप लोगों में से कई लोगों ने बीपीओ वाली कहानी सुनी होगी कि दिल्ली के बीपीओ में एक लड़की जो थी वो रोज वहां पर काम करती थी और वो रोज अपने फ्लैट से मतलब बीपीओ की ही वैन में बैठ कर आती थी और उनका बीपीओ जो था वो जो उनका जो शिफ्ट था वो नाइट शिफ्ट हुआ करता था। वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में बैठ के आती थी और कई महीनों के बाद लोगों को पता चलता है, ऑफिस वालों को पता चलता है कि ये जो लड़की है ये मर चुकी है, ये लड़की जिंदा ही नहीं है। तो ये सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे और जब उस लड़की के बारे में पता किया गया तो सबको पता चला कि ये तो कई महीने पहले मर चुकी है। तो मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोगों ने ये कहानी बहुत बार सुन चुकी होगी, पर क्या आपको पता है कि ऐसी ही एक कहानी है जिसमें एक आदमी लगातार 1 महीने तक के फैक्ट्री में काम करता है और लोगों को पता नहीं होता कि वो सच में जिंदा है या फिर वो मर चुका है। तो आज की जो हमारी कहानी है वो इसी पे बेस करती है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। मैं अपने वर्ड्स में आपकी कहानी को पेंटेड करके अपने चैनल पे डालूंगा। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो स्टार्ट होती है लॉकडाउन में। हम सभी को पता है कि 2020 में लॉकडाउन लग चुका था और ये टाइम हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि सारे लोग एक दूसरे से अलग हो चुके थे। हम लोग ना किसी से बात कर सकते थे, ना हम लोग किसी से मिल सकते थे। और हमारे इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका घर किसी और के ज़रिए चलता था, जिनका घर कारोबार के ज़रिए चलता था। और उस टाइम पे सारे कारोबार ठप होने के कारण उन लोगों को कई सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। और ये टाइम हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस टाइम को मतलब इतनी बुरी तरीके से निकाला है कि हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही राजस्थान में भरतपुर में एक फैक्ट्री थी। मैं इस फैक्ट्री का नाम नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैं किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी फैक्ट्री का नाम लेता हूँ तो शायद उनके उनकी बदनामी हो सकती है या फिर उन्हें कोई बिजनेस इम्पैक्ट पड़ सकता है, लोग इसके बारे में गलत बातें कर सकते हैं। तो जहाँ से मुझे ये स्टोरी पता चली है, मतलब इस स्टोरी का जो मेन सोर्स था उसमें भी इस व्यक्ति का नाम छुपाया गया है और उस व्यक्ति का भी नाम छुपाया गया है जिसकी ये स्टोरी है। तो मैं भी आपको इस स्टोरी को उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से मुझे ये स्टोरी मिली है। तो ये कहानी है लॉकडाउन की, राजस्थान की, भरतपुर की। तो अब लॉकडाउन लग चुका था और सारी फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो चुकी थी। उसी तरीके से राजस्थान की भरतपुर की भी एक फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। तो हमारा जो कैरेक्टर है उसका नाम है विनोद। तो विनोद मतलब अच्छा खासा कमा लेता था। उसकी एक नॉर्मल फैमिली थी, 2 बच्चे थे, एक बीवी थी और वो लोग खुशी-खुशी रहते थे। उनकी कोई ज़्यादा नीड्स नहीं थी, ये एक नॉर्मल फैमिली थी और ये खुश रहती थी। तो लॉकडाउन लगने के बाद में इन लोगों को भी हम सभी के जैसे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे हम लोगों ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेला है, वैसे ही विनोद की फैमिली ने भी कई सारी प्रॉब्लम्स को झेला था। विनोद को उस टाइम पे बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुए थे, पर जैसे-तैसे जितनी भी जमा पूँजी थी, विनोद ने वो सारी लगा के उस टाइम को निकाल लिया। अब फैक्ट्री खुलती है और सारे वर्कर्स वापस से काम पे आ जाते हैं। तब विनोद भी अपनी फैक्ट्री को रीजॉइन कर लेता है। पर विनोद जब फैक्ट्री रीजॉइन करता है तो बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि विनोद का जो नेचर है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले लोग बताते हैं कि विनोद बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहता था और वो सबको हँसी मज़ाक करते रहता था, वो सबका मूड जो है वो लाइट अप करते रहता था। और अब जो था, अब विनोद ज़्यादा बात नहीं करता था, वो किसी से हँसी मज़ाक नहीं करता था। तो विनोद के जो पास वाले लोग थे, उन सभी को लगता था कि विनोद अब बदल चुका है। और हम सभी को पता है कि लॉकडाउन में इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद में हम सभी के नेचर में थोड़ा ना थोड़े चेंजेस आ गए थे। हम सारे लोग घर पे रह रह के चिड़चिड़े हो चुके थे। तो
लोगों को भी ऐसा लगता है कि विनोद शायद से कई सारी प्रॉब्लम फेस करके आया है, इसलिए वो भी अब चिड़चिड़ा हो चुका है। तो लोग उसे समझाने का कोशिश करते थे और उसे लाइट अप करते थे, पर विनोद बहुत ज़्यादा सीरियस रहता था। और अब फैक्ट्री मतलब बहुत सारा काम ले चुकी थी, इसलिए वो लोग ओवरटाइम भी करते थे। मतलब अब फैक्ट्री में 2 शिफ्ट चालू हो गई थी। तो विनोद अपने सुपीरियर से कहते, अपने मैनेजर से कहते कि उसे ओवरटाइम करना है। तो वो 1 दिन ओवरटाइम करता है, 2 दिन ओवरटाइम करता है, 3 दिन ओवरटाइम करता है। वो लगातार हफ्ता भर ओवरटाइम करता है, मतलब वो दिन में अपनी शिफ्ट खत्म करता है और शाम को फिर से अपनी शिफ्ट जॉइन करता है, और लगभग रात को 4 या 5 बजे उसकी शिफ्ट खत्म होती थी, तब वो घर जाता था और वो फिर से सुबह साढ़े 9 बजे आ जाता था। तो इस चीज़ पे उसके मैनेजर उससे पूछते हैं कि विनोद, मतलब तुम इतना काम कैसे कर ले रहे हो? तुम थक नहीं रहे हो क्या? तुम सुबह भी अपनी शिफ्ट पूरी कंप्लीट करते हो, तुम रात को भी पूरा काम करते हो, तुम थकते नहीं हो क्या? तुम सोते नहीं हो क्या? तब विनोद कहता है कि सर, मुझे अब नींद नहीं आती। तो मैनेजर को भी लगता है कि शायद इसने कुछ कर्जा-वर्जा लिया होगा घर चलाने के लिए, लॉकडाउन में कुछ कर्जा लिया होगा, शायद उसे पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए वो काम कर रहा है, और वो अपने ही मर्ज़ी से काम कर रहा है, तो उसे रोक कर या फिर उसे टोक कर कोई मतलब नहीं है। तो मैनेजर भी खुशी-खुशी उसकी जितनी भी मतलब डिमांड्स होती थी वो पूरी मान लेते थे, और वो अपना पूरा टाइम काम करता था। मतलब वो लगभग दिन के 24 घंटों में से 20 घंटे तो काम करता ही था, और वो कंटिन्यू काम करता था। तो ऐसा ही दिन जाता है, ऐसे ही 15-20 दिन चले जाते हैं जब विनोद कंटिन्यू डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट करते रहता है। तो एक दिन की बात ऐसी होती है कि जो फैक्ट्री का वॉचमैन था, वो अपनी चेयर पे बैठा हुआ था। वो राउंड मारने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि विनोद की चेयर पे कोई इंसान ऐसे पैर ऊपर करके लेटा हुआ है, और वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो देखता है कि जो इंसान को वो देख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, और उसका चेहरा भी कुछ डरावना था। तो जो वॉचमैन था वो बाहर भागता है और सबको बुला कर लेके आता है। वो सबको बताता है कि मैंने विनोद के चेयर पे किसी इस तरीके के इंसान को देखा है जो कि शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं, मैनेजर भी आ जाता है। मैनेजर भी जाकर देखता है, और वहाँ हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि विनोद बैठा हुआ होता है। तो मैनेजर वॉचमैन को मतलब डाँटता है, वो उसे कहता है कि तुम नशे वग़ैरह मत करो और इस तरीके की अफ़वाह मत फैलाओ। तुम इस तरीके की बातें नहीं कर सकते, इससे हमारे बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे ही वो लोग समझा देते हैं। अब इसी तरीके से ना 1 महीना खत्म हो जाता है, और 7 तारीख को विनोद का पेमेंट होता था, तो 7 तारीख को विनोद ऑफ़िस ही नहीं आता है। अब लोगों को लगता है कि विनोद कल आएगा, परसों आएगा, पर ऐसे ही 1 हफ़्ता हो जाता है और विनोद ऑफ़िस नहीं आता। और विनोद का जो पेमेंट था वो उस मंथ बनता है 50,000, मतलब वो अपना ओवरटाइम वग़ैरह सब करके उसका पेमेंट जो है वो 50,000 का बनता है, और विनोद अब तक के अपना पेमेंट लेने नहीं आया था। अब 1 हफ्ता हो जाता है, विनोद का किसी को अता-पता नहीं, विनोद किसी को कॉल नहीं करता है, विनोद किसी से बात नहीं करता है। तो मैनेजर जो है ये चीज़ ओनर को बता देता है, और ओनर के साथ बातचीत करने के बाद में ओनर कहता है कि मतलब ये हमारा इतना सिंसियर एम्प्लॉयी था, पर ये अब क्यों नहीं आ रहा है? तो तो ओनर को लगता है कि शायद विनोद के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, तो ओनर मैनेजर से कह के विनोद के घर का पता निकलवाता है, और मैनेजर को और एक और वर्कर को उसके घर पे भेजता है। तो मैनेजर और उसके साथ जो भी था एक वर्कर, वो उनके घर पे जाते हैं। वो पहुँचते हैं, और वो वहाँ पर विनोद की वाइफ़ और विनोद के बच्चे मैनेजर को मिलते हैं। तो मैनेजर कहता है कि विनोद कहाँ पे है? तो विनोद की वाइफ़ कहती है कि वो तो नहीं है, वो तो चले गए। तो मैनेजर कहता है कि हाँ, कहाँ गया है वो? क्योंकि 1 हफ्ते से ऑफ़िस नहीं आ रहे और उसका पेमेंट भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो अब तक के पेमेंट भी नहीं लेके गया है। तो उसकी वाइफ़ कहती है कि उनकी तो डेथ हो गई, कोरोना में 4 महीने पहले ही उनकी डेथ हो गई। ये सुन के मैनेजर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। मैनेजर को लगता है कि विनोद की वाइफ़ जो है वो मज़ाक कर रही है। विनोद ने इतना ओवरटाइम कर लिया है, और शायद विनोद अब फैक्ट्री वालों से नाराज़ है, इसलिए उसने कहीं और पे जॉइन कर लिया। तो वो विनोद की वाइफ़ को मतलब कहता है कि जो कुछ भी होगा, अगर विनोद ने कोई और भी नौकरी जॉइन कर ली है तो आप मुझे बता बता सकते हो, क्योंकि हम विनोद का पेमेंट देने के लिए ही आपको आए हैं। तब
विनोद की वाइफ उन्हें प्रूफ देती है कि सच में उनके हस्बैंड की जो है वो डेथ हो चुकी है। विनोद की डेथ इस टाइम पे होती है जब लगभग लॉकडाउन खुलने ही वाला था, तो उस समय पे उसकी डेथ में बहुत सारे लोग भी होते हैं, तो वो आस-पड़ोस वाले लोगों से भी पूछता है, तो आस-पड़ोस वाले लोग भी कहते हैं कि सच में विनोद की डेथ हो चुकी है। फैक्ट्री के जो मैनेजर थे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो उसकी वाइफ से कहते हैं कि पिछले 1 महीने से विनोद रोज़ ऑफ़िस आ रहा है, रोज़ फैक्ट्री आ रहा है और रोज़ अपना काम कर रहा है। उसने ओवरटाइम भी किया है। वो 20-20 घंटे तक के फैक्ट्री में बैठा हुआ रहता था। तो ये कैसे हो सकता है? और उसका पेमेंट भी बना है। हम लोग आपको उसकी अटेंडेंस दिखा सकते हैं, हम लोग आपको उसका पूरा वर्क दिखा सकते हैं, उसने इस महीने में कितना काम किया और उसका पेमेंट ₹50,000 बना है इस महीने का, हम लोग आपको वही देने के लिए आए हैं। तो मैनेजर जेब में से लिफ़ाफ़ा निकालता है और वो उसकी वाइफ़ को देता है। तो तब जो है वो विनोद की वाइफ़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लग जाती है। अब तक के विनोद की वाइफ़ नहीं रो रही थी, वो ये सारी चीज़ें मैनेजर को बता रही थी पर उसकी आँख में से एक भी आँसू नहीं गिरा था। पर अब विनोद की वाइफ़ रोने लग जाती है। तब मैनेजर पूछते हैं कि आप अब तक क्यों नहीं रो रही थी, आप अब क्यों रो रही हो? तब विनोद की वाइफ़ कहती है कि मुझे पता है कि ये ₹50,000 कहाँ से आए और ये ₹50,000 के लिए किसने काम किया था। क्योंकि जब विनोद की डेथ हुई थी तब हम लोग के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और मुझे कुछ भी काम नहीं आता है और मेरे ऊपर मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैं अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाती? तो इसीलिए मैं और मेरे बच्चे एक दिन बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास कहीं से भी ₹50,000 आ जाते हैं या फिर हमें कोई लोन दे देता है या फिर हमें कोई पैसे दे देता है, तो शायद हम लोग अपने घर के आगे में छोटी-सी दुकान लगाकर अपना गुज़ारा कर सकें। तो शायद ये बात विनोद के स्पिरिट ने सुन ली थी और इसीलिए विनोद की स्पिरिट जो है वो रोज़ फैक्ट्री में जाके काम कर रही थी और उसने ओवरटाइम भी किया ताकि उसका पेमेंट जो है वो लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच का बन जाए और उसके फैमिली की मदद हो जाए। तो ये जो न्यूज़ थी ये भरतपुर में बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हो चुकी थी और लोगों ने मतलब फैक्ट्री ओनर ने पैसे वग़ैरह देकर लोगों को शांत करवाया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके फैक्ट्री में, उनके बिज़नेस पे काफ़ी इम्पैक्ट कर सकती है। तो यही थी आज की स्टोरी। तो आपको क्या लगता है कि सच में स्पिरिट इतनी अच्छी भी होती है कि वो मरने के बाद भी लोगों की हेल्प कर सकती है? और हमने सुना है कि स्पिरिट किसी को नहीं दिखती या फिर वो दिखती भी है तो किसी एक इंसान को या फिर 2 इंसान को जो कि स्पेशल होते हैं, जिनके पास में वो ऑरा होता है, जिनके पास में वो पावर होती है कि वो स्पिरिट को देख पाएँ। पर यहाँ पर विनोद की स्पिरिट जो है वो सबको दिखती थी। वो अपना काम भी करती थी, वो रोज़ आता भी था, वो अटेंडेंस भी लगाता था, वो सबको दिखता भी था, वो सबसे बात भी करता था और मैनेजर का ये कहना था कि इस 1 महीने के दौरान में उसने कई बार विनोद से बात भी की है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है? मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने बीपीओ वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उस पे अपनी अगली वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो यही थी आज की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई होगी, स्टोरी पसंद आई होगी तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।